अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के तौर पर समझेंगे ताकि हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए खुद एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर सकें। बीइंग अ स्टूडेंट्स ऑफ रिसर्च वी विल हैव हैंड्स ऑन एक्सरसाइज ऑफ डूइंग अ रिसर्च। तो उसके लिए मैं आपको रिसर्च प्रोसेस पहले समझाऊंगी कि रिसर्च कैसे स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाता है, इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म किया जाता है। और हम ये भी समझेंगे कि कैसे अप्लाइड या बेसिक रिसर्च के लिए यही सेम रिसर्च प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत जो हम चेंज लेके आएंगे वो हमारे रिसर्च डिज़ाइन में आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे बाय टेकिंग एन अंडरस्टैंडिंग। आई हैव टेकन दिस flow or the process from Aroma Secran book, ताकि आप लोगों के पास एक हेल्पिंग मटेरियल भी रहे, आप वहाँ से भी इसको गो थ्रू कर सकें। तो हम देखते हैं कि किसी भी रिसर्च के अंदर, चाहे वो बेसिक रिसर्च हो या वो अप्लाइड रिसर्च हो, जो रिसर्च एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है। At first, something is observed, some problem is observed, some gap is observed, or some broad area of interest is identified. Then, after identification of broad area of interest, second level जो आता है उसमें रिसर्च के लिए प्रिलिमिनरी डाटा जो है या बेसिक लेवल का डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, ये जो सेकंड लेवल है हमारा जिसमें हम बेसिक लेवल का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यूज़ और इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर सर्वे। जितने भी पॉइंट्स मैं अभी यहाँ पर आपको बता रही हूँ, विल बी हैविंग अ डिटेल डिस्कशन ऑन ऑल ऑफ दीज। और आज की क्लास में हम इंशाल्लाह ऑब्जर्वेशन को और जो हमारे ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको समझने का जो तरीका है उसको हम डिटेल में लेके जाएंगे और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे कि प्रिलिमिनरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, डाटा कौन कौन सी टाइप्स का होता है और उस डाटा को हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। देन वी विल हैव अ सेपरेट क्लास ऑन लिटरेचर सर्वे। इसी तरीके से हम प्रॉब्लम डेफिनेशन और प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने का तरीका और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप है। देखिए, हमने पहले ऑब्ज़र्व किया, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने वहाँ से लिटरेचर को सर्वे किया जो ऑलरेडी पब्लिश्ड लिटरेचर है, या हमने प्रिलिमिनरी लेवल पे अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहे थे तो हमने लोगों को इंटरव्यू किया ताकि हम बेहतर तौर पर आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी बेसिकली प्रॉब्लम रिसर्च स्टडी क्या होगी। फिर हम उसको एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं दैट दिस इज़ आवर रिसर्च प्रॉब्लम। उसी से हम रिसर्च क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि हमारे ये क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स को फाइंड आउट करना हमारी इस रिसर्च का पर्पस है। ओके, एंड इनकी बेसिस पे, इन रिसर्च क्वेश्चंस की बेसिस पे, इस प्रॉब्लम की बेसिस पे फिर हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर एक्चुअली हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं जो किसी ख़ास फिनोमेना में अपना कोई रोल प्ले कर रहे हैं। फिर हम उनको लेबल करते हैं एज़ पर देयर रोल कि वो किसी ख़ास सिचुएशन में कोई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है या एज़ देयर ओन वैल्यूज़ चेंज कर रहा है, या वो कोई मॉडरेटिंग रोल प्ले कर रहा है या कोई इंटरवीनिंग रोल प्ले कर रहा है। तो हम लेबल करते हैं एज़ पर द रोल प्लेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट वेरिएबल्स। उसके बाद हाइपोथेसिस की जनरेशन होती है। जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस एक्चुअली उन्हीं वेरिएबल्स या उन्हीं फैक्टर्स या उन्हीं आइडेंटिफाइड कंस्ट्रक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करने के प्रोसेस को कहते हैं, जिसमें हम टेस्टेबल स्टेटमेंट्स जनरेट करते हैं। फिर आफ्टर जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस वी मूव टुवर्ड्स द साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पर आकर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी रिसर्च जो है दैट वुड बी ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर और क्वालिटेटिव नेचर, or which type of data we may be collecting, who would be our sample। ये सब चीज़ें यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं। फिर हम 6-7 स्टेप में जब जाते हैं तो जब हम डाटा कलेक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले सैम्पलिंग भी प्लान कर ली हुई थी, हमने डाटा की टाइप भी प्लान कर ली हुई थी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। तो रिसर्च डिज़ाइन से आके मोस्टली हमारा टाइम फ्रेम रिसर्च का सेट हो जाता है। हमारे रिसर्च का जो है वो
उसकी उसकी डाटा की टाइप, जिस टाइप का डाटा हमने कलेक्ट करना है वो डिसाइड हो जाता है। सैंपल कौन होंगे, रिस्पोंडेंट्स कौन होंगे, उनसे हम किस तरीके से डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करेंगे, ये सब हम अपने रिसर्च डिज़ाइन में आके सेट करते हैं। लेकिन ये हमने कब किया होता है, जब हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझा, जब हमने तमाम फैक्टर्स, तमाम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया, और उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उनके रिलेशनशिप्स को सपोजिडली हमने टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसाइज कर लिया, स्टेटमेंट्स हमने बना ली। इसकी बेसिस पे हमने अपने रिसर्च क्वेश्चंस की बेसिस पे हमने रिसर्च डिज़ाइन बनाया। फिर डाटा कलेक्शन होती है, उस डाटा को एनालाइज किया जाता है और फिर इंटरप्रेट किया जाता है। अब आप यहाँ तक, अभी तक हमने 7 स्टेप तक बात की है। देखिए, हम रिसर्च को एक प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑल दीज एक्टिविटीज़ कैन बी नंबर्ड, all these activities, all these steps can be allocated a specified place। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम पहले डाटा कलेक्ट कर लें और उस कलेक्टेड डाटा के ऊपर बैठ के बाद में हाइपोथेसिस जनरेट कर लें, या बाद में उसके ऊपर बैठ के कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन लिख दें। ऐसा नहीं होता। पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसके बाद हमने उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स थे, कंस्ट्रक्ट्स थे, वेरिएबल्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई किया। फिर एक रिसर्च डिज़ाइन बनाया ताकि हम टेस्ट कर सकें कि जो हमने हाइपोथेसाइज किया क्या वो ठीक है या नहीं। और उस हाइपोथेसिस, उस रिसर्च डिज़ाइन के मुताबिक कलेक्ट किए गए डाटा को एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन, जो कि हमारी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। फिर जो 8 स्टेप आता है उसमें हम डिडक्शन करते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस जनरेट किए थे क्या वो सब्सटेंशिएटेड हैं, क्या वो अप्रूव हो गए हैं, क्या वो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, क्या वो ट्रू प्रूव हो गए हैं, क्या रिसर्च क्वेश्चन जो हमने आइडेंटिफाई किया था वो आंसर हो गया है। इफ़ सो तो हम रिपोर्ट राइटिंग की तरफ चले जाएंगे। एंड इफ़ द आंसर इज़ नो, somehow our hypotheses are not substantiated or our research question is not answered, तो हमें दोबारा से देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसी फेज में वी मे बी हैविंग सम एरर, सम प्रॉब्लम, सम इशू। मे बी द प्रॉब्लम वाज विद डाटा that is collected, maybe the problem is at the analysis stage, or maybe the research design was not right, or maybe we haven't hypothesized on the basis of research literature। तो कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से कि हमारे रिसर्च क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं मिल मिल पाता। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक नहीं होगी कि हर सूरत हमारे हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट ही होनी चाहिए। हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड, लेकिन दो सिचुएशंस हैं। इफ़ आर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, इट मीन्स दैट कि हमने प्रीवियस लिटरेचर को फॉलो करते हुए, प्रीवियस फैक्टर्स को फॉलो करते हुए, उसी तरह के कॉन्टेक्स्ट में, उसी तरह की सिचुएशंस में जो हमने हाइपोथेसिस किया और हमारी रिसर्च के लिए जो हमने डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को जब हमने एनालाइज किया तो हमारी फाइंडिंग्स प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स से मैच कर गई और हमारे हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट हो गए। तो हमारे पास जो प्रूव होगा वो ये होगा कि प्रीवियस स्टडीज़ में भी इसी तरह की फाइंडिंग्स आई थी। बट इन केस इफ़ आर हाइपोथेसिस आर नॉट एक्सेप्टेड और वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमारी रिसर्च गलत थी। बट टू गेट इट एक्सेप्टेड, इसको पब्लिश करने के लिए और इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए कि जो फाइंडिंग्स हमारी रिसर्च की हैं वो ठीक हैं, वी आर सपोज टू डिग डाउन द डिटेल्स ऑफ द सिचुएशन। हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट को डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। पॉसिबली प्रीवियस रिसर्चेज में जो फाइंडिंग्स आ रही थी वो कुछ फैक्टर्स, उनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंटली बिहेव कर रहे थे, डिफरेंट एटीट्यूड्स दे रहे थे, जिसकी वजह से हमारी सिचुएशन में जो फाइंडिंग्स हैं वो एज़ पर आर सिचुएशन राइट हैं, ऑल्दो दे आर नॉट मैचिंग विद द प्रीवियस वन। तो हमें इस डिफरेंस वाली लाइन को प्रूव करना पड़ेगा। सो हमें ऑब्वियसली इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना पड़ेगा और डिटेल में अपनी लॉजिक्स जो है ना उसको क्लियर करना पड़ेगा। जनाब, आफ्टर having a deduction we go towards report writing, and after report writing we go for report presentation, and then managerial decision making takes place. So this is all about the process of research that goes on um, when a researcher is going to conduct a research.
यहाँ अगर हम वन बाय वन देखना स्टार्ट करें, सबसे पहले किसी भी रिसर्चर को जो काम करना है दैट इज़ टू आइडेंटिफाई द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। अब देखिए, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करने का अगर मैं आप लोगों को कहूँ बीइंग अ स्टूडेंट्स, तो आप लोग यू आर नॉट वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. So obviously you are not supposed to go in any organization and ask them if they are facing any problem and then you may start working on that. ऐसा नहीं होगा. तो हम जो रिसर्च करेंगे that would be of basic nature. हम वो प्रॉब्लम खुद आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉम लिटरेचर सर्वे. दैट्स वाई माई फोकस वुड बी मोर ऑन रिसर्च लिटरेचर के किस तरीके से हम प्रीवियस लिटरेचर को पढ़ के उसके अंदर से कुछ गैप्स को आइडेंटिफाई करके हम उस पर रिसर्च कर सकते हैं. लेकिन अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन में, एक फील्ड में बात करें कि ब्रॉड प्रॉब्लम एरियाज़ कहाँ कहाँ से आइडेंटिफाई होते हैं, तो एटलीस्ट ये हमारे पास 4 सिचुएशंस हैं जहाँ से कि हम ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बीइंग अ रिसर्चर. सबसे पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि पॉसिबली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम करंटली एग्जिस्ट कर रही है, कोई एक्चुअल प्रॉब्लम करंटली एग्जिस्ट कर रही है दैट नीड टू बी सॉल्व. तो ऑब्वियसली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करने की ज़रूरत होगी. मैं अगर आपको एक एग्जांपल लेके इन चारों पर हम सेट करने की कोशिश करें ताकि बेहतर समझ आ जाए. लेट्स से कि हम कहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई एब्सेंटीज़म जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है. एम्प्लॉईज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा छुट्टी करने लग गए हैं, या फिर एम्प्लॉईज़ आर ट्राइंग टू लीव देयर वर्क प्लेस बिफोर टाइम, या कुछ ऐसी रीजंस सामने आना शुरू हो गई हैं. तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि एट प्रेजेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर फेस की जा रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर एम्प्लॉई एब्सेंटेज़म की रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च की जा सकती है. दिस इज़ द ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कि ऑब्जर्व किया गया कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करंटली एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है विच इज़ एम्प्लॉई एब्सेंटेज़म और एम्प्लॉई रेस्टलेसनेस और एम्प्लॉई डिससेटिस्फेक्शन. मतलब आप जो भी चीज़ ऑब्जर्व कर ली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि एम्प्लॉई एब्सेंटेज़म इज़ नॉट दैट मच, लेकिन मैनेजर्स को ये लग रहा है कि स्टिल देयर देयर कैन बी एन इम्प्रूवमेंट. यानी हो सकता है कि मैनेजर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि employees, although they are not taking absence, they are not showing absence behavior, but still they are not that much committed to the work. तो हो सकता है उनको लगे कि एम्प्लॉईज़ जो हैं वो फिजिकली तो प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं हैं. इट मे बी ऑब्जर्व्ड. तो यहाँ पे क्या चाहिए कि वो एम्प्लॉईज़ जो कि फिज़िकली आके बैठे हुए हैं, दे मस्ट बी देयर मेंटली एज़ वेल. अब इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना, क्या रीज़न्स हो सकती हैं या कैसे इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है. अगर इस पर इसको भी हम हम देखें तो इसमें भी हमारे लिए एक रिसर्च क्वेश्चन या एक रिसर्च प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. दैट इज़ एरिया दैट मैनेजर बिलीव्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये दो चीज़ें तो हो गई ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स के अंदर कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में या तो करंटली कोई प्रॉब्लम फेस की जा रही है और मैनेजर्स को ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स मिल रही हैं मैनेजर्स को, या अगर हम इस एब्सेंटिज़म के अलावा भी एग्जांपल्स ले लें, हमारी सेल्स डिक्लाइन कर गई है एट प्रेजेंट, या हमारी सेल्स डिक्लाइन तो नहीं कर रही. अगर सेल्स डिक्लाइन कर रही है तो ये करंट एक और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है जिसके लिए ऑब्वियसली रिसर्च की ज़रूरत होगी कि क्यों हो रही है और उसको कैसे टैकल अप किया जाए. और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारी सेल्स इम्प्रूव नहीं कर रही, मीन ऑल्दो नॉट डिक्लाइनिंग बट नॉट इम्प्रूविंग. तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट. हमें फिर उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से हमारी सेल्स जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रही. हमारी सेल्स वॉल्यूम जो है वो लास्ट ईयर की तरह ही है. हो सकता है हमारे कंपेटिटर्स का सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया हो. तो वी हैव टू फाइंड आउट द रीजंस. अच्छा जी, तीसरी सिचुएशन जो एक हो सकती है जो कि एक बेसिक रिसर्चर मोस्टली जिस जिस तरह से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है वो ये है कि हम कॉन्सेप्चुअली और थेरेटिकली किसी इशू को ज़्यादा डिटेल में देखना चाह रहे हैं. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बीइंग अ स्टूडेंट्स ऑफ रिसर्च, you are not working in any organization and it is not possible
एवरी टाइम फॉर अस एज अ स्टूडेंट्स ऑफ रिसर्च कि हम जाएं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनसे पूछें या उनको डायरेक्टली रिसर्च करना शुरू कर दें कि इफ़ दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और इफ़ दे आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम, इफ़ देयर इज़ एनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट वेयर दे वांट टू हैव आवर सपोर्ट, ऐसा हम नहीं कर सकते इन एनी सिचुएशन। तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट्स ऑफ रिसर्चर यू कैन गो फॉर बेसिक रिसर्च। क्या हो सकता है, आप स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई एब्सेंटेज़म कब कब होता है, उसकी क्या क्या रीजंस होती हैं। फिर आप देखेंगे कि एम्प्लॉई एब्सेंटेज़म मेंटली प्रेजेंट होना और फिजिकली प्रेजेंट होना, क्या ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे, और अगर ऐसा है तो उसकी क्या रीजंस हैं। लाइक इस टाइप की जब आप अगर आप मज़ीद डिटेल में देखें तो आप कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना चाहें कि एम्प्लॉई एब्सेंटीज़म हम किस वक्त कहेंगे कि एम्प्लॉई एब्सेंटीज़म हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बीइंग अ स्टूडेंट्स ऑफ रिसर्च हम इस फिनोमेना को भी इन डेप्थ डिग आउट कर सकते हैं, होती क्या है, यानी कितने परसेंटेज होगी कि एम्प्लॉयज़ की जो इतने परसेंट छुट्टी करते होंगे या इतना इतना ज़्यादा जो है ना वो ऑफ़ लेते होंगे या ऑफ़ टाइमिंग्स अवेल करते होंगे, तो हम कहेंगे कि वो एब्सेंट हैं। अदरवाइज़ लीव इज़ ह्यूमन रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो हम अगर इसको डिग आउट करना चाहें, बीइंग अ बेसिक रिसर्चर, इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना चाहें और फिर इसके साथ एसोसिएटेड तमाम वेरिएबल्स को देखना चाहें, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉई जो है वो एब्सेंट होता है, या एब्सेंटेज़म बिहेवियर शो कर रहा होता है, या कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनको कम किया जाता है। क्या उसमें लीडरशिप का कोई रोल है? क्या उसमें एम्प्लॉई की कोई पर्सनल कमिटमेंट्स हैं? क्या एम्प्लॉई की कोई करियर ग्रोथ है जो नहीं हो पा रही है ड्यू टू सम ऑर्गेनाइजेशनल और डोमेस्टिक रीजंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब इनको हम फाइंड आउट करेंगे, हम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली वी विल गो फॉर सम लिटरेचर। हम लिटरेचर की मदद से ये देखेंगे कि हम इस फिनोमेना को कैसे बेहतर तौर पर डिफाइन कर सकते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं इस फिनोमेना के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनका क्या इम्पैक्ट होता है। यानी हम सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है जिसके अंदर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, बट बीइंग अ बेसिक रिसर्चर नॉट अप्लाइड रिसर्चर। अप्लाइड रिसर्चर वो था जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्टिंग करंट और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी सिचुएशन की इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहा होता। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया बीइंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बेसिक रिसर्चर। इसी तरीके से बेसिक रिसर्चर जो है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है दैट कुछ ऐसी रिसर्चेस होती हैं जो कि बेसिक रिसर्चर्स ने ऑलरेडी की हुई होती हैं और हम उनको एम्पिरिकली टेस्ट कर सकते हैं। लाइक इफ़ वी मे फाउंड सम ऑफ द हाइपोथेसिस दैट वर टेस्टेड इन सम अदर सिचुएशंस, और अब हमें हमारी सिचुएशन में एक दो और फैक्टर्स भी मिल रहे हैं इन आर कॉन्टेक्स्ट, हम उनको रिलेट कर सकते हैं। तो हम उन न्यू फैक्टर्स को एड अप करके प्रीवियस रिलेशंस को जो ऑलरेडी टेस्टेड थे, अब न्यू फैक्टर्स की मौजूदगी में, न्यू वेरिएबल्स की मौजूदगी में एम्पिरिकली टेस्ट कर सकते हैं डाटा कलेक्ट करके, और अपनी स्टेटमेंट्स या अपनी फाइंडिंग्स को, कंक्लूजन्स को मेंशन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, रिसर्च फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ रिसर्च फाइंडिंग्स, जिसमें हम ये बताएंगे कि कि एम्पिरिकली जो पहले थियराइज़ किया गया था या कॉन्सेप्चुलाइज़ किया गया था, वो एम्पिरिकली किस हद तक प्रूव हो रहा है या साबित हो रहा है। सो दीज़ आर सम ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स दैट हाउ बीइंग अ रिसर्चर वी टेक अ स्टार्ट टू थिंक अबाउट एनी रिसर्च एरिया, एनी रिसर्च प्रॉब्लम। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो पॉसिबली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर नॉट इफ़ेक्टिव एज़ एंटिसिपेटेड। सोचा जा रहा था कि ट्रेनिंग्स करवा दी जाएंगी तो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। बट मे बी they are not training programs are not as effective as they were anticipated, or the problem can be like sales volume of a product is not picking up। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि सेल्स वॉल्यूम डिक्लाइन नहीं हो रहा, ओके, बट सेल्स वॉल्यूम इज नॉट picking up, sales volume is not going high, sales volume is not increasing. That's all, that also a situation there where there's a need for research, where there is a need for uh, um,
बीइंग अ मैनेजर वी नीड टू बी कॉन्शियस ओवर हियर। उसके अलावा हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स लाइक माइनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एडवांसिंग इन देयर करियर्स। इफ़ दिस इज़ द इश्यू, तो इसके ऊपर बेसिक रिसर्च भी हो सकती है। हम वैसे देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप्स जो हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किस हद तक एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, अगर हैं तो वो किस हद तक करियर में एडवांस करते हैं, और अगर नहीं है तो उसके क्या रीज़न्स हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल परफॉर्मेंस अपने एम्प्लॉइज़ या वर्कफ़ोर्स के अंदर डाइवर्सिटी होने से किस हद तक बड़ी होती है। इसी तरीके से जो न्यूली हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो, लेकिन ऐसा फिर भी जो है ना वो मैनेजर जो हैं वो जिनके लिए डिज़ाइन किया गया था, दे आर नॉट टेकिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दैट। और हो सकता है द प्रॉब्लम इज़ विद फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। सोचा ये गया था कि फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स क्रिएट किए जाएँगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी, लेकिन हो सकता है फिर भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हों। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि एप्लाइड रिसर्च की साइड से आ रही हैं, बट इन्हीं के अंदर से बीइंग अ बेसिक रिसर्चर हम थ्योरेटिकल रिसर्च करने के लिए और थ्योरेटिकल फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किसी भी फिनोमेना की थ्योरेटिकल फाउंडेशंस पर अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हम रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। Okay, after going through all the problem areas, second step is to identify the preliminary data. देखिए, जब हमने ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, हमने देख लिया कि हम किस एरिया पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, सेकंड स्टेप इसमें आता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमें प्रिलिमिनरी लेवल पे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके साथ, इस प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड हैं। किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर अगर रिसर्च की जा रही है, तो हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी दैट वुड बी द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज़ेशन, कि वो ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है, उसके कौन-कौन से कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स हैं, किस इंडस्ट्री में डील करती है, उस इंडस्ट्री का बिहेवियर क्या है, उस ऑर्गेनाइज़ेशन का मिशन विज़न क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, कौन स्टेक होल्डर्स थे, किन गोल्स को ज़्यादा परस्यू किया, किस तरीके से गोल्स को अचीव करने की कोशिश की गई। ये तमाम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड, वो ऑर्गेनाइज़ेशन मार्केट ओरिएंटेड है, वो ऑर्गेनाइज़ेशन प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, वो ऑर्गेनाइज़ेशन कस्टमर फ़ोकस्ड है, वो पार्टनर फ़ोकस्ड है, स्टेक होल्डर्स अगर हैं तो किन स्टेक होल्डर्स पर ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन फ़ोकस कर रही है। डिपेंडिंग अपॉन आवर ऑब्जर्वेशन, हमने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया था, उसी प्रॉब्लम एरिया से रिलेट करते हुए हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्ट करते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है कि हमें डिटेल में पता होना चाहिए कि मैनेजेरियल फ़िलॉसफ़ी क्या है, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर हमें ये सब कुछ पता नहीं होगा, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की फ़िलॉसफ़ी पता नहीं होगी, उसकी पॉलिसीज़ पता नहीं होंगी, तो बीइंग एन अप्लाइड रिसर्चर इट वुड बी वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डिग आउट द एक्चुअल रीज़न्स ऑफ द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम डेफ़िनिशन की जो थर्ड स्टेज की तरफ हम जाएँगे, हम इस प्रिलिमिनरी डाटा की बेस पर जाएँगे। ये हम प्रिलिमिनरी डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे? विल गो फॉर इंटरव्यूज़। We will go for structured interviews, we will go for unstructured interviews. Structured और unstructured में डिफरेंस ये है कि आप बाज़ औक़ात जस्ट इनफॉर्मली डिस्कशन कर रहे होते हैं और इनफॉर्मली कंफर्ट ज़ोन के अंदर जाके अपने रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे अभी तक हमने कोई रिसर्च डिज़ाइन नहीं बनाया, कोई हाइपोथेसिस जनरेट नहीं किए, कोई हमने अपने लिए रिसर्च क्वेश्चन सेट नहीं किया। दिस इज़ जस्ट अ प्रिलिमिनरी डाटा दैट वी आर कलेक्टिंग टू कम अप विद द बेटर एंड रिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी हमें रिसर्च ही क्वेश्चन ही नहीं पता कि हमको किसके ऊपर रिसर्च करनी है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उस एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेसिक्स को डिग आउट कर रहे हैं। ये 2 सिचुएशंस तो ज़्यादातर होती हैं जब हम अप्लाइड रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, और इसी तरीके से फिर हम परसेप्शंस, एटीट्यूड्स और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज़ जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के मेंबर के या जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके, जो भी चीज़ हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई हो रही होगी, हम उसके अकॉर्डिंग ये जानने की कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉइज़
की क्या परसेप्शंस हैं, क्या एटीट्यूड्स हैं, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हाउ एम्प्लॉईज़ आर एसोसिएटेड विद दैट ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, क्या ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉई के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है, क्या क्या उनके जो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स के, दे आर एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस और दे आर रिप्रेजेंटिंग ओनली देमसेल्व्स। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है प्रिलिमिनरी लेवल पे फॉर एन अप्लाइड रिसर्च कि अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, तो हमें इन तमाम फैक्टर्स पर, इन तमाम एस्पेक्ट्स से डाटा कलेक्ट करना होगा। दैट वुड बी अ प्रिलिमिनरी डाटा। रिमेंबर दैट वुडंट बी अ डिटेल्ड डाटा जिसके ऊपर बेस करके हम कोई रिपोर्ट जनरेट कर देंगे। इस डाटा के ऊपर बेस करके हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉब्लम को रिफ़ाइन करेंगे, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को रिफ़ाइन करेंगे और प्रॉपर और बेटर वाली रिसर्च स्टेटमेंट हम दे पाएंगे। देन कम्स कि हमारे पास जो डाटा यहाँ पे कलेक्ट होता है वो किन टाइप्स का होता है। अच्छा देखिए, यहाँ मैं ये ज़रूरी होगा बताना आपको कि ये वाली सारी जो चीज़ें हैं, वी कैन गो फॉर some finding out some background information of the organization with the help of some annual reports, some periodicals, some newsletters, some information that was published by the organization, or some information that was published by some other sources, some other organizing bodies, or some other supervisory bodies, and they are published and they are available openly, or they are available on payments, बट दे आर अवेलेबल, दे आर देयर। तो ये जो पहले दो फैक्टर्स हैं, हो सकता है इनके बारे में हमें बहुत कुछ जो है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड फॉर्म में मिल जाए और हमें सिर्फ हमारा काम जो है वो सिर्फ उसको एक्सेस करना हो। तो ये जो इन डाटा होगा जो हमें ऑलरेडी पब्लिश सोर्सेज से, ऑलरेडी क्यूमुलेटेड सोर्सेज से हम एक्सेस करेंगे फॉर रिफाइनिंग आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी डाटा का, बिकॉज दैट डाटा वॉज already there, collected for some other reasons, collected for some other situations। ठीक है, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स बनती रहती हैं, उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, उसके अंदर स्टेक होल्डर्स के बारे में डिटेल्स आती रहती हैं। इसी तरीके से किसी कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में उनके पीरियडिकल्स आते रहते हैं, न्यूज़ लेटर्स आते रहते हैं, किसी कंपनी की फ़िलॉसफी के बारे में, किसी कंपनी के सोशल जिस तरीके से वो सोशल डीलिंग्स कर रहे हैं या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बारे में कोई न्यूज़ आती रहती हैं। तो ये चीज़ें पब्लिश हो रही थी एंड दे वर ऑलरेडी देयर, बट यू हैव जस्ट एक्सेस दैम। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी डाटा। दूसरी टाइप होती है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा उस डाटा को कहते हैं जो हमने किसी ख़ास प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए, कौन सी ख़ास प्रॉब्लम, जो राइट एट दैट रिसर्च प्रोजेक्ट जो हमारे हाथ में है, उसको स्टडी करने के लिए जो डाटा खुद हमने कलेक्ट किया, दैट वुड बी द प्राइमरी डाटा। एक्चुअली इस डाटा के ऊपर बेस करके हम एनालिसिस करेंगे और इस डाटा को बेस करके हम अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स देंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी डाटा के ऊपर बेस करके रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं। बहरहाल दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डाटा। वन इज़ सेकेंडरी डाटा विच इज़ collected through already published material, already available sources, and the prime data is the sort of data that is collected by the researcher themselves for finding the solutions of several problems। जैसे हम यहाँ बात करते हैं perceptions की, attitudes की, ये इंटरव्यूज़ के फॉर्म में भी कलेक्ट किया जा सकता है, ये क्वेश्चनर्स के फॉर्म में भी कलेक्ट किया जाता है। और जब ये कलेक्ट किया जा रहा है तो जिस तरह जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, इसको हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। तो बहरहाल ये हमारे पास टू टाइप्स का डाटा होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। और अगर हम इससे थोड़ा आगे चलें तो हमारे पास सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो है लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर सर्वे कैसे किया जाता है, और लिटरेचर सर्वे क्यों किया जाता है, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम लिटरेचर सर्वे करते हैं, इसके बारे में हम इंशाल्लाह अपनी कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। सो फार वी हैव कवर्ड द टू main steps within the research process. One is observation of the broad area of research interest,
And then the second one is preliminary data gathering with the help of interviewing and with the help of literature survey. Thank you. Take care. Allah Hafiz.